नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पीवाईक्यू डिस्कशन क्लास प्रतिदिन करते हैं, जिसका वीडियो प्रतिदिन शाम को 7 बजे अपलोड होता है। शाम को 7:15 पर अपलोड होता है। कितने बजे? 7:15 पर डेली अपलोड हो जाता है। अभी हम लोग आंध्र प्रदेश जो पीसीएस के द्वारा 2021 में फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर आयोजित किया गया था, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस पेपर में 2021 के पेपर में है ना, जो कि पेपर आप यहाँ देख पाएंगे। इस पेपर में टोटल 150 प्रश्न थे। इन 150 प्रश्नों में से हम लोग कितने प्रश्नों की 40 प्रश्नों की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सॉरी 60 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं पिछली 3 क्लासेस में। आज की इस क्लास से हम लोग प्रश्न क्रमांक 61 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 80 तक की चर्चा करेंगे, है ना। कहाँ तक? हर दिन हम 20 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 61 से लेकर के 80 तक की चर्चा आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको क्लास पसंद आती है, मज़ा आता है, तो कृपया कमेंट किया करिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में हम लौटते हैं, क्लास को चालू करते हैं। ये पेपर है, ये पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये पेपर आपको स्वयं इंटरनेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, है ना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मॉडिफाइड ब्लास्ट फ्रीजर्स, है ना, इन विच सॉरी modified blast freezers in which air between -25 degrees Celsius to -35 degrees Celsius passed at a high velocity to a 2 to 13 centimeter bed of food on a perforated tray are called, है ना। निम्नलिखित में से एक कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन के आधार पे आपको पहचानना है कि हम इस प्रकार के फीचर को किस प्रकार के फीचर के थ्रू, है ना, इन कंडीशन के आधार पे हम किस प्रकार के फीचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है कि संशोधित ब्लास्ट फ्रीजर, है ना, जिसको हम मॉडिफाइड ब्लास्ट फ्रीजर कहते हैं। सबसे पहले ब्लास्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ आप अचानक करते हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ आप क्या करते हैं, अचानक करते हैं। जैसे समझ लो कि उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि तापमान कितना था। मान लो उदाहरण के लिए 37 डिग्री सेल्सियस था, है ना। कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस, विच इज ए रूम टेम्परेचर। ठीक है, आपने क्या किया, तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस से अचानक घटाकर कितना कर दिया, -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना? -1 डिग्री सेल्सियस अचानक से किया आपने। ये क्या कहलाती है? ब्लास्टिंग कहलाती है। कहलाती है ब्लास्टिंग कहलाती है। यही चीज़ क्या हो सकती थी? स्लो प्रोसेस में हो सकती थी, भाई 37 से 36 आता, 35 आता, इस तरीके से धीरे धीरे वो बढ़ते हुए घटते हुए कितना, घटते हुए कितने में आता? -1 में आता। एक ग्रेजुअल मैनर में होता। यहाँ पे ग्रेजुअल मैनर में नहीं करवा रहे हम, यहाँ पे धीरे धीरे नहीं करवा रहे, अचानक से करवा दिए। ठीक है, तो ब्लास्ट फीचर मॉडिफाइड वर्किंग विच एयर बिटवीन, एयर जो रहती है उसमें वो कितने पे रहती है कि -25 डिग्री सेल्सियस के तापमान से लेकर के -35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वो जो एयर रहती है उसका जो हीट रहता है। ठीक है, पास एट अ हाई वेलोसिटी टू अ 2 to 13 से। और उस एयर को कहाँ से पास करते हैं? उस एयर को पास करते हैं एक ऐसे खाद्य पदार्थ से जिसकी मोटाई कितनी है ना, जिसकी मोटाई कितनी है, 2 से लेकर के 13 सेंटीमीटर के बीच में है। तब इस प्रकार के फ्रीजर, ये जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार के फ्रीजर में अपनाई जाती है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है अपनाई जाती है फ्लूइडाइज्ड ब्रेड फ्रीजर में, है ना। किसमें? फ्लूइडाइज्ड ब्रेड फ्रीजर में। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन जो लिखे होते हैं उसी में ही छिपा होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं पता, तुम तुक्का मारने वाले हो। ठीक है, 100% नहीं पता, तुक्का मारने वाले हो, क्या मारोगे? तुक्का। ठीक है, और यहाँ तो क्या है भाई, माइनस मार्किंग है तो संभाल के तुक्का मारना पड़ेगा यदि मार रहे हो तो, वरना तो मारो ही मत, सीधी बात है। ठीक है, और यदि मार रहे हो पूरा कैलकुलेटेड तुक्का होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए तुमको नहीं पता फिर भी कुछ करना है, अंत में एक क्वेश्चन में तो लगाने लगाना है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही थी? बेड की बात की जा रही थी। बेड मतलब यहाँ पे दरअसल क्या है, एक मोटा हिस्सा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 4 रोटी रख दोगे, 4 रोटी जो आपस में एक मोटाई अपना लेंगी, उस 4 रोटी का जो एक मोटापन आ गया उसको हम क्या कहते हैं? बेड कहेंगे, है ना। तो उस बेड की जो बात की जा रही थी, उसी प्रकार के बेड का ऑप्शन यहाँ पे कहाँ यूज किया गया? फ्लूइडाइज्ड बेड फ्रीजर में यूज किया गया है। इस प्रकार से तुक्का लगाने की बात सिर्फ आपको तब करनी है जब आपको कुछ नहीं पता, ब्लैंक हो और लगाना ही है, तब इस प्रकार से मेथड को अपनाना है। ठीक है, बाकी ये जो 4 मेथड दिए हुए हैं उसमें एक क्या है, थ्रू फ्लो फ्रीजर दिया हुआ है। इसमें फूड क्या करता है? मूव्स हॉरिजेंटली थ्रू अ टनल, है ना। इसमें आप खाने को क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं। समझो एक टनल है, इसमें बाकी जो ऊपर कंडीशन लिखी हुई थी वो सब सब रहेंगी। ठीक है, लेकिन उसमें खाना एक जगह नहीं रखा रहेगा। क्या कर रहेगा? हमारा फूड एक टनल में, एक जो वो रहेगा, एक पाइप रहेगा, एक या पट्टा रहेगा, उसमें रखे हुए क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। ठीक है, इसमें वही टेम्परेचर लगभग उतना ही होता है। ठीक है, फ्लूइडाइज्ड ब्रेड फ्रीजर जो हमारा आंसर था उसमें हम वही हाई वेलोसिटी पास करते हैं फूड पार्टिकल्स में से। तो इसमें फूड पार्टिकल को कहीं मूव नहीं करते हैं, बस उसमें से हम क्या करते हैं? हाई वेलोसिटी एयर पास करते हैं। जो हमने तापमान कितना रखा था उस एयर का, वो रखा था -25 से लेकर के
35 डिग्री सेल्सियस तक का, ठीक है। इमर्जन फ्रीजर, इसमें फूड को इमर्ज कर दिया जाता है किसमें, क्रायोजेनिक लिक्विड में, किसमें, क्रायोजेनिक लिक्विड में। क्रायोजेनिक टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है -70 से लेकर के -196 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास का, ठीक है। आखिरी में स्क्रैप्ड फ्रेश सरफेस ब्रीजर, इसमें लिक्विड या सेमी सॉलिड जो फूड मटेरियल होता है उसके लिए इसको हम यूज करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, व्हिप्ड क्रीम हो गया, कस्टर्ड हो गया, इनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यदि आपके बात करें फ्लूइडाइज्ड ब्रेड फ्रीजर किसके लिए यूज करते हैं, तो पीज है, कॉर्न है, कट बीन्स हैं, बेरीज हैं, प्रॉन्स हैं, है ना, झींगा मछली, इन सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड इन विच अ फूड इज प्रिजर्व्ड बाय रिड्यूसिंग वाटर एक्टिविटी विदाउट हीटिंग फूड एंड बेटर रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ऐसी विधि जिसमें हम खाद्य पदार्थ को बिना गर्म किए पानी की कम गतिविधि को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वाटर एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वाटर एक्टिविटी कम करोगे, इससे क्या होगा, पोषक तत्व तो इंद्रिय गुण क्या हो जाएंगे, बेहतर बने रहेंगे, ठीक है। देखो ओपस से कि कोई भी फूड मटेरियल है उसमें स्पॉइलेज क्यों होता है, पैथोजन ग्रोथ क्यों होती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या है, वाटर क्वांटिटी है। तो तुम वाटर क्वांटिटी क्या कर दो, कम कर दो, तो इनकी ग्रोथ अपने आप क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। वाटर क्वांटिटी कम करने के कई मेथड हैं। एक मेथड क्या है, तापमान बढ़ा दो, अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी प्रकार से तापमान नहीं बढ़ाना है, विदाउट हीटिंग फूड। तो फिर कौन सा मेथड उपयोग करेंगे, पहला है एक्सप्लोजन ऑफ ड्राइंग, दूसरा है इवेपोरेशन या डिहाइड्रेशन, तीसरा है सोलर ड्राइंग, और चौथा आ जाता है हमारा इसमें फ्रीज ड्राइंग, ठीक है। एक्सप्लोजन, पफ ड्राइंग, ड्राइंग विदाउट हीटिंग पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन में। इवेपोरेशन या डिहाइड्रेशन अगेन विदाउट हीटिंग पॉसिबल नहीं है। सोलर ड्राइंग नाम से ही कि भाई हीट का उसमें एक्सपोजर रहेगा। तो फ्रीज ड्राइंग में हीट का एक्सपोजर नहीं है। फ्रीज ड्राइंग में क्या कर रहे हैं आप, टेम्परेचर घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। फ्रीज ड्राइंग में क्या कर रहे हैं आप, टेम्परेचर घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोजन ऑफ पफ ड्राइंग में और इवेपोरेशन में, डिहाइड्रेशन में, सोलर ड्राइंग में, तीनों जगह क्या रहेगा, हीट का एक्सपोजर रहेगा। फ्रीज ड्राइंग में कोई डायरेक्ट हीट का एक्सपोजर नहीं रहेगा, ठीक है। वाटर एक्टिविटी रिड्यूस होगी, हाँ सभी में रिड्यूस होगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो पॉइंट था वो ये नहीं था कि वाटर एक्टिविटी रिड्यूस होगी, हमारे क्वेश्चन का पॉइंट था हीट का बिना उपयोग किए वाटर एक्टिविटी रिड्यूस करना था। वाटर एक्टिविटी तो सभी में क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। अगला, होमोजेनाइज्ड मिल्क हैज अ क्रीमियर टेक्सचर एंड इंक्रीज इन विस्कोसिटी एज अ साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इज लेस देन, ठीक है। जो होमोजेनाइज्ड मिल्क रहता है, होमोजेनाइज्ड मिल्क का क्वेश्चन हमने कल भी लगाया था, है ना, कल की क्लास में हमने इसका क्वेश्चन लगाया हुआ था, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि जो होमोजेनाइजेशन की टेक्निक रहती है उसमें किस मेथड का उपयोग किया जाता है पार्टिकल साइज कम करने के लिए। तो मेथड क्या था, डिसइंटीग्रेशन था। कौन था, डिसइंटीग्रेशन। वापस से लौटते हैं क्वेश्चन में कि जो होमोजेनाइज्ड दूध रहता है उसमें चिकनापन और गाढ़ापन बढ़ जाता है, क्योंकि वसा कणों का आकार कितना होता है, ठीक है। तो वसा कणों का आकार कितना होना चाहिए, यदि उसकी बात करें तो वसा कणों का आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, वसा कणों का आकार 1 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे इन्होंने जो वो दी है, लिमिट दी है, उसमें लेस देन या मोर देन की बात नहीं की है, उन्होंने बस लिमिट लिख दी है। लेकिन दरअसल वो लिमिट होती कितनी है, वो होती है लेस देन 1 माइक्रोमीटर। लेकिन अभी भी हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी ही रहेगा, है ना। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी ही रहेगा, ठीक है। होमोजेनाइजेशन की बात हमने ऑलरेडी करे हुए थे, ठीक है, उसमें समझा हुआ था। ओरिजिनल जो ग्लोब्यूल साइज रहता है वो कितना रहता है, लगभग 4 माइक्रोमीटर के आसपास रहता है। हम जो उसको रिड्यूस करेंगे वो कितना लेकर के आएंगे, 1 माइक्रोमीटर लेकर के आएंगे। कैसे लेकर के आएंगे, होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया से लेकर के आएंगे। होमोजेनाइजेशन की इस प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी एक्टिविटी होगी, फर्स्ट स्टेप की, वो होगी डिसइंटीग्रेशन। काहे की, डिसइंटीग्रेशन मतलब पार्टिकल्स को तोड़ना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में क्या कर देना, ठीक है। अगला है हीट स्टेरिलाइजेशन ऑफ अ फूड बिफोर फिलिंग इट इनटू अ प्री स्टेरिलाइज्ड कंटेनर्स इन अ स्टेराइल एटमॉस्फेयर इज नोन एज, ठीक है। यदि हम क्या कर रहे हैं, पूर्व स्टेरिलाइज कंटेनरों में भरने से पहले किसी स्टेरिलाइज कंडीशन में, यहाँ 5 नहीं स्टेराइल रखेंगे, ठीक है। किसी स्टेराइल कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेराइल एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं हम, फूड प्रोडक्ट को भर रहे हैं, तब इस प्रकार की चीज़ को, इस प्रकार की परिस्थिति को हम क्या किस नाम से जानते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से पहले इसको पढ़ाया जा चुका है, बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है ना। देखो कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे समझने के लिए एक प्रक्रिया ये होती है कि हम क्या कर दें, हमारे फूड प्रोडक्ट को स्टेराइल कर दें और फिर कंटेनर में भर दें और फिर कंटेनर को स्टेराइल कर दें। एक मेथड होती है कि हम फूड प्रोडक्ट को स्टेराइल कर दें, नहीं, एक मेथड होती है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं पहले उस जगह को स्टेराइल करें, फिर फूड प्रोडक्ट को स्टेराइल करें, फिर फूड कंटेनर को स्टेराइल करें,
फिर फूड प्रोडक्ट को इसमें भर दें और जब भरा जाए तो वापस से स्टेराइल कर दें। यदि आप 3 स्तरों पे क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, फूड प्रोडक्ट के स्तर पे भी, इन्वायरमेंट के स्तर पे भी, केन के स्तर पे भी, जिसमें आप भर रहे हैं उसके स्तर पे भी, तब इस चीज को हम क्या बोलते हैं, असेप्टिक प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? असेप्टिक प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था, 4 नाम दिए हुए थे, इन कंटेनर स्टरलाइजेशन, रेडापर्टाइजेशन और असेप्टिक प्रोसेसिंग और रिटॉर्टिंग, है ना। ये 4 इसमें नाम दिए हुए थे। इन कंटेनराइजेशन का मतलब क्या होता है कि पहले आपने समझो कि ये तुम्हारा कुछ लिक्विड था, फ्रूट जूस था, और ये कंटेनर था, इसको तुमने इसमें भर दिया, इसको पैक कर दिया, अब इसको क्या कर दो, स्टेरलाइज कर दो। ये क्या कहलाता है, इन कंटेनर स्टेरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, दूसरा ये सामान्यतः ग्लास बॉटल में या कैंस में किया जाता है, टिन कैन में, है ना। इसके बाद आता है रेडपर्टाइजेशन। इसमें क्या कहते हैं कि फूड इज स्टेलाइज यूजिंग हाई डोज आयोनाइजेशन रेडिएशन, है ना। आयोनाइजेशन रेडिएशन का उपयोग करके क्या करते हैं आप, इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यह जो मेथड है, दिस मेथड वाज नेम्ड आफ्टर निकोलस अपर्ट। निकोलस अपर्ट ने सबसे पहले क्या किया था, कैनिंग की प्रक्रिया की खोज की थी। क्या की? कैनिंग की प्रक्रिया की खोज की थी। बाद में उस कैनिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया गया, टिन का। किसका उपयोग किया गया? टिन का उपयोग किया गया। ठीक है, आज भी टिन का ही उपयोग किया जाता है। अगला असेप्टिक प्रोसेसिंग हमने समझ लिया। फिर क्या आता है, रिटॉर्टिंग। ये भी क्या है, इन कंटेनर इंस्टॉलेशन ही होता है। आप क्या करते हैं, इसमें रिटॉर्ट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? पाउच। रिटॉर्ट दरअसल क्या है, पाउच है। क्या है? पाउच तैयार करते हैं, उनको क्या कर देते हैं, ऑटोक्लेव करवा देते हैं, स्टरलाइज करवा देते हैं। ठीक है, अगला, ऑल दो द प्रॉपर पैकेजिंग इज नेसेसरी टू कीप द कंटेमिनेशंस अवे, है ना। हम ये जानते हैं कि कंटेमिनेशंस को दूर रखने के लिए प्रॉपर पैकेजिंग की जानी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डजंट रिलाई ऑन द पैकेजिंग टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन इन निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसको प्रॉपर तरीके से विच ऑफ द प्रोसेस डजंट रिलाई ऑन द पैकेजिंग, कौन सी प्रक्रिया है जिसको पैकेजिंग पर निर्भर नहीं है, पैकेजिंग से कोई मतलब नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पहला हीट स्टेरिलाइजेशन, दूसरा इरेडिएशन, तीसरा ओमेटिक हीटिंग, चौथा है हमारा एडेड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर, ठीक है, द राइट आंसर इज एडेड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। वापस से समझना, ठीक है, एडेड केमिकल प्रिजर्वेटिव, वापस से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, हम जानते हैं कि पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेमिनेशन को रोकने के लिए, लेकिन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यदि पैकेजिंग भी यदि खराब है, पैकेजिंग बेहतर नहीं है, तो भी उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। वापस से तुमने क्या किया, समझो ये वो था तुम्हारा फूड प्रोडक्ट था, इसमें तुमने अपना फूड आइटम भर दिया, ये क्या था, पैकेजिंग थी, इसको तुमने क्या कर दिया, स्टेरलाइज कर दिया, इसको तुमने क्या कर दिया, स्टेरलाइज कर दिया, लेकिन पैकेजिंग बेहतर नहीं है। तुमने हीट स्टेरलाइजेशन किया लेकिन पैकेजिंग बेहतर नहीं है, तो इसमें कंटामिनेशन फिर फैल जाएगा। इरेडिएशन में भी सेम प्रॉब्लम है, ओमिक रेटिंग में भी सेम प्रॉब्लम। लेकिन क्या हुआ, चौथी मेथड क्या कहती है, चौथी मेथड करती है, तुमने ये समझो पैकेजिंग थी, तुमने इसमें अपना फ्रूट जूस भर दिया, इसको साथ में क्या डाल दिया, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए, है ना, समझ लो सोडियम बेंजोएट डाल दिया। क्या डाल दिया? सोडियम बेंजोएट डाल दिया। अब इसके बाद इसको क्या कर दिया, स्टेरलाइज कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, पैकेजिंग इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन स्टेरलाइज करके तुमने इसको रख दिया। क्या ये खराब होगा? इन मेथडों कंपेयर में इस मेथड से बनाया हुआ खराब होगा? नहीं खराब होगा। क्यों नहीं खराब होगा? क्योंकि पैकेजिंग भले खराब थी, लेकिन उसके अंदर पहले से प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। कौन सा? केमिकल प्रिजर्वेटिव। जैसे हमने उदाहरण में क्या कह दिया, सोडियम बेंजोएट डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? सोडियम बेंजोएट डाला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की पैकेजिंग जिसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, उस पैकेजिंग को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि किस पैकेजिंग में कहीं कोई समस्या तो नहीं है, अथवा किस प्रकार के पैकेज का यूज किया गया है। ठीक है, पैकेजिंग इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दी ब्लांचिंग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ब्लांचिंग के पर्सपेक्टिव में क्या है, गलत है। पहला कि असिस्ट इन अ सब्सिक्वेंट प्रिजर्वेशन बाय रिड्यूसिंग द नंबर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ द फूड। दूसरा है कि एब्सेंस ऑफ अ रेसिडुअल पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, a heat resistant enzyme marker indicates that the other less heat resistant enzymes are also inactivated. तीसरा है कि द मेन फंक्शन इज टू डिस्ट्रॉय एंजाइम एक्टिविटी इन वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स प्रायर टू प्रोसेसिंग। चौथा है कि अ मेजोरिटी ऑफ द वेजिटेबल्स सफर सम लॉस इन अ क्वालिटी ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज नॉट कैरिड आउट करेक्टली, इफ नॉट कैरिड आउट करेक्टली। ठीक है, सबसे पहले कि ब्लांचिंग क्या है, तो ब्लांचिंग एक हीट ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है? एक हीट ट्रीटमेंट होता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। या तो आप डायरेक्ट स्टीम के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर हॉट वाटर के माध्यम से कर सकते हैं। किसके लिए किया जाता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? उनको फ्रीजिंग, ड्राइंग और कैनिंग प्रक्रिया के पहले। ठीक है, समझो कि तुम्हारा
कैसे समझोगे, तुम्हारे घर में सब्जी आती है ना, कैसे समझें, तुम्हारे घर में सब्जी आती है बाजार से, और तुम्हारी मम्मी क्या करती है, उसको पानी से धुल करके क्या करती हैं, रख देती हैं। फिर पानी जब उनका निकल जाता है तो उनको कहाँ रख देती हैं, फ्रीजर में रख देती हैं, या फिर क्या कर देती हैं, ड्राइंग करवा लेती हैं, जो भी उनको करवाना हो, ठीक है। मतलब फ्रीजिंग, ड्राइंग, कैनिंग कुछ भी किया जा सकता है, दैट डजेंट मैटर। मेरा पॉइंट क्या है कि जो सब्जी आई उसको पहले क्या किया जा रहा है, धुला जा रहा है। अब वो जो धुलने की प्रक्रिया हो रही है, यदि उस धुलने की प्रक्रिया को तुम हॉट वाटर में करो या स्टीम में करो, देन हम इसको क्या कह देते हैं कि ब्लांचिंग कह देते हैं। क्या कहते हैं, ब्लांचिंग कह देते हैं। वापस से क्वेश्चन में लौटेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सेकंड पॉइंट में कि द प्रेजेंस ऑफ द रेसिडुअल पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज अ हीट रेजिस्टेंट एंजाइम मार्कर इंडिकेट्स दैट द अदर लेस हीट रेजिस्टेंट एंजाइम्स आर आल्सो इनएक्टिवेटेड। ठीक है, वापस से, जब ये हीट रेजिस्टेंट एंजाइम्स है और इसकी प्रेजेंस कहती है, इसका प्रेजेंस कहती है कि यदि ये अभी है, तो इसका मतलब है कि बाकी जितने भी हीट रेजिस्टेंट एंजाइम्स रहे होंगे वह इनएक्टिवेट हो गए। मतलब बात का कोई औचित्य नहीं बैठता है। वापस समझना, जब तुम हीट रेजिस्टेंट हो भाई तो इनएक्टिवेट क्यों हो जाओगे? मतलब पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज इस वाली कहानी का कोई मतलब ही नहीं है, फालतू की कहानी दी हुई है। बात को समझो, वापस क्या कहता है ना, वापस क्या कह रहा है इसमें कि इंडिकेट्स दैट द अदर लेस हीट रेजिस्टेंट एंजाइम्स आर आल्सो इनएक्टिवेटेड। माना कि चलो तुम लेस हीट रेजिस्टेंट हो, लेकिन हीट रेजिस्टेंट तो हो, और मैंने इतनी हीट नहीं दी है, मैंने बस एक क्या किया, वार्म वाटर या स्टीम रखा था। उस वार्म वाटर या स्टीम में क्या है, एंजाइम डीएक्टिवेट नहीं होगा, इनएक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, और पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के बारे में या परऑक्सीडेज के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। कहाँ पे पढ़ा हुआ है हमने? हमने पढ़ा था कि जब हम एप्पल को क्या करते हैं, काट करके रख देते हैं, या अदर दूसरे फ्रूट्स को हम काट करके रख देते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, ब्राउनिंग आ जाती है, एक ब्राउनेशन हो जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है। तो इस चीज़ को हम, ये चीज़ किसकी वजह से होती है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज की वजह से होती है। किसकी वजह से? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज की वजह से होती है। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के नाम से जानते हैं। चूंकि एंजाइम की वजह से हो रही है तो एंजाइमेटिक हो गया, और चूंकि ब्राउन कलर हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोलते हैं। वापस से क्वेश्चन में कि इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम की बात कर रहे थे कि स्पेशली पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज दैट कॉज ब्राउनिंग एंड स्पॉलेज। तो इसमें काम की बात करें, एंजाइम इनएक्टिवेशन में नॉट बी 100% ट्रू, है ना। वो जैसे जैसे मैंने बात कही कि तुमने इतना टेम्परेचर नहीं दिया, इतनी स्टीम नहीं दी कि एंजाइम क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, अगला 67 क्वेश्चन, एफबीओ, है ना, फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फूड बिजनेस ऑपरेटर भी कह सकते हैं, कैन मिनिमाइज द फूड वेस्टेज जनरेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट बाय, है ना। जो फूड बिजनेस ऑपरेटर रहता है वह अपने फूड वेस्टेज को क्या कर सकता है, घटा सकता है, बहुत घटा सकता है, इन मेथड का उपयोग करके, जो मेथड ऑप्शन में दी हुई हैं। लेकिन इनमें से कोई एक मेथड क्या है, फूड वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा स्टोरिंग ऑल कमोडिटीज इन द करेक्ट स्टोरेज एरियाज। दूसरा है कि चेकिंग ऑल कमोडिटीज ऑन रिसिप्टेंट बिफोर कीपिंग देम इन प्लेस। तीसरा है कि रीडिंग लेवल्स फॉर अ बेस्ट बिफोर डेट एंड यूज बाय डेट। चौथा है कि यूजिंग फूड वेस्ट एज एनिमल फीड बाय फीडिंग लेफ्ट ओवर्स टू पिग्स एंड पोल्ट्री टू मेक कंपोस्ट। ठीक है, देखो सिंपल सा कि किसी भी फूड इंडस्ट्री में हमको, जैसे मान लो मैं उदाहरण के लिए तुम कहता हूँ कि एक 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 एक, एक फल वाला है ना, क्या है, एक फल वाला है जो क्या बेचता है, फ्रूट सैलेड बेचता है। क्या बेचता है भाई? फ्रूट सैलेड बेचता है ना। फलों की सलाद होती है, उसमें एक कटोरी में हर प्रकार का फल थोड़ा थोड़ा काट के दे देते हैं तुमको 50 रुपए का। ठीक है, फ्रूट सैलेड बेचता है वापस से, है ना। समझो कि मैं फ्रूट सैलेड वाले को अपना वेस्टेज कम करना है तो उसको क्या करना चाहिए, सिंपल सा, बस एक काम करना फ्रूट सैलेड वाले को, बगल में क्या करना है, एक मशीन लगा लेनी है कि जूस की। अब वापस से कैसे काम होगा, ठीक है, समझो उसके पास 4 प्रकार के फल हैं, केला है, सेब है, पपीता है, कोई एक और रख लो। ठीक है, अब क्या होगा, आज सबसे पहला दिन है, ये फ्रेश, एकदम फ्रेश रखे हुए हैं, एकदम फ्रेश रखे हुए हैं। चलो ये 2 दिन चलेंगे अभी, समझो 10-10 किलो की क्वांटिटी थी, 2 दिन, 2-2 दिन चले, और 2-3 दिन बाद क्या होने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे, उनमें क्या होगी, थोड़ी थोड़ी खराबी आने लग जाएगी। ठीक है, तो 2 से 3 दिन जब तुमने चलाया और इनको सलाद के रूप में बेच लिया, लेकिन अभी भी ये क्या हो गए, 1-1 किलो बच गए, तो तुम क्या करो, यदि तुम्हारे पास वो जूस वाली मशीन नहीं होती, तुम इसको क्या कर देते, सड़ा हुआ है तो अपने ग्राहक को खिलाते, तो ग्राहक भी नाखुश हो जाता, और दूसरा परिस्थिति क्या हो सकती थी कि तुम फेंक देते, मतलब वेस्टेज हो गया। तो कम कैसे करें, तुम इनका क्या कर दो, तुरंत जूस बना दो।
क्या कर दोगे, इनका जूस बना दोगे। तो अलग अलग स्टेजेस में क्या कर सकते हैं, हम फूड को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी तुम अपने वेस्टेज को कम करने के लिए जानवर को नहीं खिलाओगे। अरे वेस्टेज तो वेस्टेज हो गया ना, उसको जानवर को खिलाओ या सुअर को खिलाओ या किसको खिलाओ, क्या फर्क पड़ता है, वेस्टेज तो वेस्टेज हो गया। तो ये मेथड नहीं है वेस्टेज को रोकने का। फोर्थ जो ऑप्शन है वो वेस्टेज को रोकने का मेथड नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चलो, तो ऑल्दो द मेथड्स लाइक कंपोस्टिंग एंड एनिमल फीडिंग डू रिसाइकल द फूड, है ना। देखो फूड जो होता है वेस्टेज को रोकने के कई तरीके होते हैं। पहला एक तरीका होता है रिड्यूस करो, दूसरा रीयूज करो, तीसरा रिसाइकल करो, चौथा क्या है, रिकवरी करो। रिड्यूस मतलब कि अवॉइडिंग ओवर प्रोडक्शन और स्पॉइलेज। अरे भाई, तुम्हारी खपत 10 किलो की थी, तुम 15 किलो क्यों बनाए। भंडारे में खाना बनता है, नहीं शादियों में, है ना, भंडारे का तो सब खत्म हो जाता है। शादियों में खाना बनता है, 100 लोगों का खाना बना था, आए 50 लोग, आना 50 लोगों को था, बनवाए 80 लोगों को, क्यों बनवाए 30 का एक्स्ट्रा, ठीक है। रीयूजिंग मतलब कि रिडायरेक्टिंग सेफ सरप्लस फूड फॉर अ कंजम्पशन। इसके बाद इसी में आ जाता है कि कन्वर्टिंग वेस्ट टू कंपोस्ट और एनिमल फीड। चौथा आ जाता है कि यूजिंग बाय प्रोडक्ट्स और एनर्जी रिकवरी, है ना। तो बायोगैस के रूप में कि भाई जैसे सब्जी मार्केट का जो कचरा है, हरी सब्जियों का, उसको कहाँ ले गए, बायोगैस प्लांट में ले गए, और वहाँ उससे क्या हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अगला 68 क्वेश्चन, विच सेंसरी इवेल्यूएशन टेस्ट इज यूज्ड व्हेन यंग चिल्ड्रन विथ लिमिटेड रीडिंग एबिलिटी फॉर्म द पैनलिस्ट्स, है ना। यदि जब कम पढ़ने की क्षमता रखने वाला कोई छोटा बच्चा जो होता है, बच्चे पैनलिस्ट होते हैं, तब कौन सा संवेदी मूल्यांकन परीक्षण उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। सेंसरी इवेल्यूएशन का मतलब वो इवेल्यूएशन की प्रक्रिया जिसमें आप अपने सेंसस का यूज करते हैं। कौन से सेंसस, 5 सेंसस, ठीक है। टच करके, फील करके, इस प्रकार के जो सेंसस है, देख करके, सुन करके, है ना, इन सेंसस का जब आप यूज करते हैं। पहला है कि फेशियल हेडोनिक स्किल, दूसरा आपका इसी में आ जाता है स्कोर कार्ड्स, तीसरा है प्रोफाइलिंग, चौथा है डाइल्यूशन टेस्ट, ठीक है। नाम से उसमें आ रहा है भाई, मतलब बिल्कुल एकदम नाम से दिखाई दे रहा है, फेशियल हेडोनिक स्किल, है ना। क्या होता है, फेशियल हेडोनिक जो स्किल होती है उसको सेंसरी इवेल्यूएशन टेस्ट के तौर पे यंग चिल्ड्रंस के द्वारा यूज किया जा सकता है। सिर्फ यंग चिल्ड्रन ही क्या करेंगे बताएंगे, है ना, कि फेशियल हेडोनिक स्किल इस सेंसरी इवेल्यूएशन मेथड डिजाइंड स्पेशली फॉर यंग चिल्ड्रन, इलिटरेट इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन विथ लिमिटेड रीडिंग एबिलिटी। कोई खाना खराब है अथवा नहीं है ना, मतलब सिंपल सी बात है, उदाहरण के तौर पे कहें कि एक अनपढ़ व्यक्ति है, जैसे अब तुम पढ़े, ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम क्या बोलोगे कि इस दूध में, है ना, इस दूध में मिलावट है पानी की या नहीं है, तो बोले क्या करेंगे, चलो साहब लैक्टोमीटर लगाते हैं, लैक्टोमीटर से पता चल जाएगा डेंसिटी से कि कितना दूध कितना पानी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे गाँव में लैक्टोमीटर थोड़े ना होता हो, तो कुछ नहीं पता करते भाई, बिना लैक्टोमीटर के गांव वाला व्यक्ति बता देगा कि इस दूध में पानी की मिलावट है अथवा नहीं है। कैसे बता रहा है, हेडोनिक स्किल से बता रहा है। कैसे बता रहा है, फेशियल हेडोनिक स्किल से बता रहा है, देख करके बता देगा वो कि कौन से में पानी है, कौन से में पानी नहीं है, कितना पानी नहीं है, ठीक है। तो जो इलिटरेट इंडिविजुअल रहते हैं, यंग रहते हैं, और लिमिटेड रीडिंग एबिलिटी वाले लोग रहते हैं, वो इन्हीं मेथड्स का यूज करते हैं, सेंसरी मेथड्स का, ठीक है। चलो, अगला आता है हमारा इसमें, वो है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव इवेल्यूएशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव इवेल्यूएशन के संबंध में इनकरेक्ट है। ये बहुत ज़्यादा महत्व का हमारे क्वेश्चन नहीं है ना, अभी के लिए। कि पहला है कि दीज मेथड डू नॉट डिपेंड ऑन द ह्यूमन सेंसस, दूसरा है कि दे आर मोर रिलायबल एज दे आर लेस सब्जेक्ट टू एरर, तीसरा इसी में आ जाता है कि दे कैन हेल्प अस अप्रिशिएट फ्लेवर्स एंड डिसाइड वेदर वी लाइक फूड और नॉट, चौथा है कि वेल मेंटेन्ड एक्यूरेट टेस्टिंग डिवाइसेस आर यूज टू मेजर प्रॉपर्टीज लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड द पीएच ऑफ द फूड, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन मेथड्स रहते हैं वो हमको बताते हैं, दे कैन हेल्प अस टू अप्रिशिएट द फ्लेवर्स एंड डिसाइड वेदर वी लाइक द फूड और नॉट, है ना। तो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन कैसा है कि आई कोई एक स्पेसिफिक टारगेट के आधार पर आप बता सकते हैं, ठीक है। ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड मेथड होता है, इसमें आप अलग अलग मेजर्स का यूज कर सकते हैं। यह फ्लेवर, एरोमा टेस्ट आदि के अप्रिसिएशन में क्या करता है, मदद कर सकता है, ठीक है। अगला, पैकेजिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ मैप, है ना, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग विच कैन प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन टू द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड सेल्फ लाइफ शुड हैव, है ना। संशोधित वातावरणीय पैकेजिंग के लिए आवश्यक पैकेजिंग सामग्री, इसमें ऑक्सीजन से सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें क्या गुण होना आवश्यक माना जाता है, ठीक है। पहला लो बैरियर प्रॉपर्टीज, दूसरा मीडियम बैरियर प्रॉपर्टीज, तीसरा हाई बैरियर प्रॉपर्टीज, चौथा है अल्ट्रा हाई बैरियर प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो पैकेजिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग विच कैन प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन टू एंड इट्स एक्सपेक्टेड सेल्फ लाइफ
शुड हैव हाई बैरियर प्रॉपर्टीज, क्या होनी चाहिए उसमें, हाई बैरियर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, है ना। पूरी कहानी को मात्र एक शब्द में कहूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी आवश्यक है ऑक्सीजन के इंट्रेंस को रोकने के लिए, ऑक्सीजन के इंटरफेरेंस को रोकने के लिए। क्योंकि यदि ऑक्सीजन रहेगा, मतलब सीधी सी बात है, कहीं पर भी किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए तुमको, आवश्यक चीज़ें, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, यही तो चाहिए ना भाई। तो ऑक्सीजन को यदि रोकना है तो क्या चाहिए, हाई बैरियर प्रॉपर्टी चाहिए, क्या चाहिए, हाई बैरियर प्रॉपर्टीज की आवश्यकता इसमें बताई गई है मैप के तहत, ठीक है। मॉडिफाइड स्पॉट एटमॉस्फेयर पैकेजिंग के तहत इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग द एयर इनसाइड द फूड पैकेज। अब रिप्लेसिंग द एयर इनसाइड द फूड पैकेज कैसे की जाती है, जैसे तुम्हारे पास चिप्स का पैकेट आता है, उसमें 10 रुपए के चिप्स में 5 चिप्स की वो चरपट्टी होती है ना, वो 4-5 चिप्स डाल देते हैं उसमें और फिर बाकी क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं। तो दरअसल जो नाइट्रोजन है ना, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, ये सब आजकल नहीं होता। आजकल क्या होता है, सिर्फ नाइट्रोजन भर भर के एकदम दे रहे हैं, है ना। मतलब क्या खरीदने जा रहे हो, चिप्स खरीदने नहीं जाते हो, तुम नाइट्रोजन खरीदने जाते हो बाबू, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाई बैरियर प्रॉपर्टी जो वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अगला है 71st क्वेश्चन, द प्रोसेस दैट हेल्प्स द टारगेट आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई डिफेक्ट्स इन फिनिश्ड फूड प्रोडक्ट इज, है ना। किसी भी फूड प्रोडक्ट में एग्जैक्टली द प्रोसेस दैट टारगेट आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई, किसी भी फूड प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स को पता करने के लिए, टारगेट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए निम्नलिखित में से हम कौन सी टर्म का यूज करते हैं। पहला है क्वालिटी एश्योरेंस, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल, तीसरा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, चौथा जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो किसी भी डिफेक्ट को टारगेट करना, आइडेंटिफाई करना, रेक्टिफाई करने की जो प्रोसेस है कलेक्टिवली क्या कहलाती है, क्वालिटी कंट्रोल, क्या कहलाता है, क्यूसी, क्या कहा जाता है उसको, क्यूसी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बातें होती हैं, क्यूए, क्यूसी, क्यूआई, क्यूएमए, ठीक है। यदि क्यूए की बात करें, क्वालिटी अश्योरेंस की बात करें, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमको मिस्टेक्स होने ही ना पाए इसका प्रयास करना है। लेकिन मैं कहता हूं कि चलो मिस्टेक्स हो गई, तो उन मिस्टेक्स को क्या करो, फाइंड करो, उनको क्या करो, फिक्स करो, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा आता है क्वालिटी जिसे क्यू आई और क्यू एम, है ना। तो यदि एक आता है क्यू आई, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो चलो हमने और बेहतर इसको बनाना है, तो इम्प्रूवमेंट हो गया। और मैनेजमेंट भी लगभग उसी प्रकार की टर्म है ना, इम्प्रूवमेंट की जैसी, कि आपको सभी चीज़ों को क्या है, कलेक्टिवली देखना है ना, सभी चीज़ों को कलेक्टिवली देखना है, मैनेज करना है एक साथ, ठीक है। तो क्यूसी सबसे पहले आता है आपका क्यूए, देन आता है क्यूसी, देन आता है क्यूआई, देन एक कलेक्टिव टर्म आती है वो है क्यूएम, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या करते हैं आप, मिस्टेक्स रोकने का प्रयास करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हैं, इरेडिकेट करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के तहत और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं उस प्रोडक्ट को। और क्वालिटी मैनेजमेंट एक टर्म है, ठीक है। अगला, द टेस्टिंग डिवाइस यूज टू मेजर दी टेंडरनेस ऑफ अ मीट इज दी, है ना। मीट के टेंडरनेस को पता करने के लिए, कोमलता को पता करने के लिए कौन सा टेस्टिंग डिवाइस यूज किया जाता है, सॉर्टोमीटर, सक्लोमीटर, पेनेट्रोमीटर या कंप्रेसीमीटर, ठीक है। तो टेंडरनेस पता करने के लिए यूनिट 1 का एक टॉपिक है आपके इसमें, है ना, यूनिट 1 का एक टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड। उस फिजिकल प्रॉपर्टी के तहत एक प्रॉपर्टी आती है टेंडरनेस, पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो ये टेंडरनेस को वो करने के लिए, पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेनेट्रोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पेनेट्रोमीटर का यूज करते हैं। तो फॉर मेजरिंग द मीट टेंडरनेस द स्टैंडर्ड टूल इज दी वार्नर ब्राटलर शेयर, है ना। देखो वापस से कि पेनेट्रोमीटर तो हम यूज करते हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो इंस्ट्रूमेंट है जो दुनिया में यूज हो रहा है वो कौन सा है, वार्नर रेडजर वार्नर रेटलर सीर, है ना। वार्नर रेटलर सीर का उपयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, वार्नर, है ना, वार्नर रेटलर सीर प्रेस का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगेन ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हम कुछ और यूज कर लेंगे, है ना। वो क्या यूज करेंगे हम, पेनेट्रोमीटर, किसका, पेनेट्रोमीटर का, ठीक है। अब वापस से जैसे सॉर्टोमीटर है, तो इसका उपयोग भी काय के लिए करते हैं, कोमलता पता करने के लिए करते हैं, टेंडेंस पता करने के लिए, लेकिन किसका, बेक्ड प्रोडक्ट का, किसका, बेक्ड प्रोडक्ट का, ठीक है। जो सक्लोमीटर है वो सक्लोमीटर का यूज किस चीज़ के लिए करते हैं, तो मेजर्स द जूसीनेस, है ना, और सक्लेंस ऑफ अ मीट और अदर फूड आइटम्स, ठीक है। तो किसी फूड आइटम में जूसीनेस कितना है, चिपचिपापन कितना है, या उसमें है ना लिक्विडपन कितना है, उसको पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सक्लोमीटर का यूज करते हैं। चूंकि जूसीनेस को क्या कहा जाता है, सक्लेंस कहा जाता है, इसलिए उसको में जो इंस्ट्रूमेंट का नाम हो गया वो क्या हो गया, सक्लोमीटर हो गया। पेंट्रोमीटर हमारा क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है। और इसी में क्या आता है, कंप्रेसीमीटर। कंप्रेसीमीटर क्या पता करता है, कंप्रेसिबिलिटी पता करता है, दबाव पता करता है, फर्मनेस पता करता है, किसकी, ब्रेड की, चीज की, जेल्स की, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं,
कंप्रेसीमीटर, ठीक है। अगला, द फर्स्ट स्टेप इन दी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया, यहीं से आंसर खत्म हो गया, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की सबसे पहली स्टेज क्या होती है? आइडिएशन स्टेज। विचार तो आए, विचार तो आना चाहिए कि कल से मैं क्या करूंगा, ठीक है। कल से मैं क्या, मेरे दिमाग में बैठे बैठे खाली पुलाव आया, वो जो खाली पुलाव मेरे दिमाग में एक आइडिया आया ना कि कल से मैं क्या करूंगा, चिप्स बनाऊंगा, एक नए प्रकार की चिप्स बनाऊंगा, अंडे से चिप्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसा मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अंडे से चिप्स बनाएंगे, तो आइडिएशन स्टेज हो गई, ठीक है। ये जो पूरा फूड प्रोडक्ट का जो वो होता है, या किसी भी प्रोडक्ट के, सिर्फ फूड की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज़ की हो रही है, ठीक है। किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में सबसे पहली स्टेज क्या होती है? आइडिया जनरेशन। और आखिरी स्टेज क्या होती है? कमर्शलाइजेशन। भाई आइडिया जनरेशन क्यों हुआ? क्योंकि तुमको पैसा चाहिए था, और पैसा अल्टीमेटली कहाँ से आएगा? कमर्शलाइजेशन से आएगा, ठीक है। जब तक उसको तुम बाजारीकरण नहीं करोगे तब तक उसका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो आइडिया जनरेशन होगा, देन आइडिया स्क्रीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। 50 आइडिया आते हैं, 50 आइडिया में से देखना है कि ये मेरे काम का आइडिया है, ये 49 काम के नहीं है, तो कौन सा अव्यवहारिक आइडिया, उसको क्या कर दो? छान करके बाहर कर दो, है ना। स्क्रीनिंग करो, सेविंग करो, ठीक है। फिर जो एक बचा उसकी क्या करो? उस कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग करो, फिर बिजनेस एनालिसिस करो, मार्केट को समझो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा उसको देखो, ठीक है। डेवलपमेंट हो गया तो मार्केटिंग, टेस्ट मार्केटिंग करो, और फिर उसको क्या करो? बाजार में उतार दो, ठीक है। चलो अगला आता है, द टेम्परेचर ऑफ रॉ मिल्क रिसीव्ड टू द बल्क चिलिंग सेंटर शुड बी मेंटेन्ड, है ना। जो बल्क चिलिंग सेंटर रहते हैं, बल्क चिलिंग सेंटर का मतलब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जहाँ पर ढेर सारा दूध क्या है, इकट्ठा रखा गया है, और वहाँ की जो कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है उस जगह की, फैक्ट्री की, वो चिलिंग बनी रहती है ना, ढेर सारा एक जगह आप उसको चिल करके रखते हैं, ठंडा करके रखते हैं, ठीक है। तो यदि वहाँ से आपको फूड प्रोडक्ट मिल रहा है, रॉ प्रोडक्ट मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, रॉ मिल्क मिल रहा है, क्या मिल रहा है एग्जैक्टली? रॉ मिल्क मिल रहा है, तो उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। 10, 8 या 5 या 1, ठीक है। तो वहाँ पर कितना मेंटेन करके रखना पड़ेगा? 5 डिग्री सेल्सियस, कितना? 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बल्क मिल्क चिलिंग सेंटर्स है ना, बल्क मिल्क चिलिंग सेंटर्स आर एस्टेब्लिश टू कूल रॉ मिल्क क्विकली, ठीक है। किसानों ने क्या किया? दूध का उत्पादन किया, सुबह गाय भैंस बकरी लगा ली और दूध वाले को दे दिया, दूध वाले ने ले जा करके कहाँ दे दिया? फैक्ट्री में दे दिया। अब फैक्ट्री में क्या करें दूध का? तो उस फैक्ट्री में जहाँ पे अभी सिर्फ कलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे बड़े बड़े चिलिंग सेंटर्स बने हुए हैं, उनमें दूध को रख दिया गया। अब वो दूध तुम्हारे पास आया किसी कारणवश या किसी अन्य जगह गया, तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना मेंटेन होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होना चाहिए, ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी ऑलियो रीजन्स, ठीक है। ऑलियो रीजन्स के संबंध में सब निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ऑलियो रीजन्स क्या होते हैं? सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट होते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ये तो मसालों से या हर्ब्स से मिलते हैं हमको, ठीक है। दे कंटेन बोथ इसेंशियल ऑयल्स एंड रेजिनस कंपाउंड, नॉन वोलेटाइल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में लौटो वापस से कि इसेंशियल्स, है ना। ओलियो रीजन संबंध में कौन सा कथन गलत है? कि ओलियो इसेंशियल ऑयल्स आर स्ट्रॉन्गर इन फ्लेवर देन देयर करस्पॉन्डिंग ओलियो रीजन्स। दूसरा आता है कि ओलियो रीजन्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन स्पाइस इज एक्सट्रैक्टेड विथ अ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, दे आर 5 to 20 times stronger in flavor than their corresponding spices. Heavy oils of oleoregions contain some important flavors. Notes that are absent in volatile oils, ठीक है। वापस से चौथी लाइन पढ़ो और पहली लाइन पढ़ो, बस इसी में से कोई एक गलत है। कैसे? हैवी ऑयल्स ऑफ ओलियोरेजिन्स कंटेन सम इंपॉर्टेंट फ्लेवर, नोट्स दैट आर एब्सेंट इन वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल क्या थे इसमें? इसेंशियल ऑयल से मैंने तुमको पहले ही डिस्क्रिप्शन क्यों पढ़ाया था, ठीक है। और जो जो रेजिनस कंपाउंड थे वो कैसे थे? नॉन वोलेटाइल थे। आखिरी लाइन कहती है कि जो हैवी ऑयल्स ऑफ ओलियोरेजिन्स रहते हैं, मतलब ये, वो कंटेन सम इम्पॉर्टेंट फ्लेवर्स विच आर मोर स्ट्रॉन्गर देन इसेंशियल ऑयल्स। तो पहली लाइन क्या कहती है? इसेंशियल ऑयल्स आर स्ट्रॉन्गर इन फ्लेवर देन द करस्पॉन्डिंग ओलियोरेजिन्स। तो ये सही है, ये सही है, और सही कौन सा है? चौथा। तो गलत क्या है? ये है, ठीक है। बात समझ में आई कि स्ट्रॉन्गर फ्लेवर किसका है, स्ट्रॉन्गर अरोमा किसका है? वो है नॉन वोलेटाइल ओलियोरेजिन ऑयल्स का, ना कि इसेंशियल ऑयल, ये जो वोलेटाइल ऑयल यहाँ पे लिख के दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या है भाई? ए, ठीक है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगला,
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओलियो रीजन्स जो होते हैं वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल दोनों होते हैं, जबकि इसेंशियल ऑयल्स में सिर्फ क्या होता है, वोलेटाइल पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं ओलियो रीजन्स? कैप्सिकम हमने बात करी ना ऊपर, मसालों से स्पाइसेस से मिल जाते हैं हमको, ठीक है, हर्ब से मिल जाते हैं। ब्लैक पेपर ओलियो रीजन, टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, पेपरिका हो गया, कैप्सिकम हो गया, ठीक है, यहाँ से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्मेंटेड लेग्यूम्स, निम्नलिखित में से किस एक को दालों से बनाया जाता है, दालों को फर्मेंट करके बनाया जाता है। हमारे यहाँ भी दालों से फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है, मेंदू बड़ा बनाया जाता है भाई, है ना, ये सब बनाया जाता है ना। तो लेकिन अभी यहाँ पे तो कुछ और चल रहा भाई, पोई, मीशो, पीदन, सिगड़ा, इनमें से कोई एक डिश भारत की, बाकी 3 डिश भारत की ही नहीं, जो भारत की है वो आंसर ही नहीं है, जो भारत की है वो आंसर ही नहीं है ना। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज मीशो। मीशो क्या है, फर्मेंटेड लेग्यूम्स होते हैं ना। मीशो क्या है, फर्मेंटेड लेग्यूम्स होते हैं। मीशो की बात करें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब मेड प्राइमरली फ्रॉम सोयाबीन्स विच आर लेग्यूम्स, है ना, उनको फर्मेंट करके इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, प्राइमरली जापान में देखने को मिलता है। इसको प्रोबायोटिक के तौर पे क्या है, यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है पोई, है ना। पोई हवाईयन में देखने को मिलता है। हवाई कहाँ पर है, अमेरिका का एक राज्य है, ठीक है। तो वहाँ देखने को मिलता है। ये टेरो जो रूट रहती हैं वहाँ पाई जाती हैं, उनको फर्मेंट करके बनाया जाता है। हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, तुमको बस इतना ही ध्यान रखना है, फर्मेंटेड है लेकिन टेरो रूट का है। मीसो जापान में ही मिलता है, ठीक है, लेकिन कोजिमोल्ड को फर्मेंट करके बनाया जाता है, ठीक है। और आखिरी में आता है इसमें एक पिडान, वो चाइना में बनता है, जो कि ऑल्सो कॉल्ड एज सेंचुरी एग और 1000 ईयर एग, है ना। पिडान को क्या कहा जाता है, सेंचुरी एग या 1000 ईयर एग के नाम से भी उसको जाना जाता है, जो कि काहे से बनाया जाता है, डक, किचन, क्वाली एग, सब ये मांस से बना रहे हैं लोग, है ना। चाइना वाले अलग दुनिया में जी रहे हैं। आखिरी में हमारा आता है सिगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है ना, हमारे भारत में ही। काहे से बनाया जाता है, फर्मेंटेड रेडिश लीव्स, है ना, जो मूली की पत्तियां होती हैं, या फिर आपके सरसों की जो पत्तियां होती हैं, राई की पत्तियां होती हैं, उनसे क्या है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। अगला, द 5 कीज टू सेफर फूड मैनुअल हैज बीन पब्लिश्ड बाय इन द ईयर 2006 पब्लिश किया गया। किसके द्वारा पब्लिश किया गया, WHO के द्वारा पब्लिश किया गया। क्या 5 कीज हैं? पहला, कीप क्लीन, सफाई रखो। सेपरेट रॉ एंड कुक्ड, है ना, जो पका हुआ है और कुक्ड खाना है, दोनों अलग अलग रखो। कुक थॉरोली, अच्छे से पकाओ, कच्चा मत पक खा जाओ, है ना, जानवर नहीं हो, ठीक है, ना आदि मानव। इसके अलावा कीप फूड एट अ सेफ टेम्परेचर, सुरक्षित जितना तापमान होता है ना, उसमें रखो। और इसके अलावा यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल, अच्छा पानी उसमें उपयोग करो, और रॉ मटेरियल भी अच्छे उपयोग करो, ठीक है। अगला, द मशीन यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द फूड परसेंटेज ऑयल फ्रॉम नट्स एंड ऑयल सीड्स, है ना। जो नट्स और ऑयल सीड्स रहते हैं, जैसे मान लो ग्राउंड नट हो गया, क्या हो गया, ग्राउंड नट हो गया ना भाई, तेल निकालते हो ग्राउंड नट के, नहीं निकालते हो, निकालते हो मूंगफली का तेल, ठीक है। अब उसमें से तेल निकालने के लिए आज की तारीख में सबसे बेहतर मशीन कौन सी है, जो वाइडली यूज की जा रही है, छोटी जगहों में भी, बड़ी जगहों में भी, यही मशीन यूज की जा रही है, यही प्रेस यूज किया जा रहा है। वो कौन सा है, द स्क्रू एक्सपेलर प्रेस, है ना। कौन सा, स्क्रू एक्सपेलर प्रेस, ठीक है। एक होता है रोलर प्रेस, है ना। ये रोलर प्रेस यूज्ड फॉर फ्लैटनिंग ऑयल सीड्स बिफोर प्रेसिंग, है ना। समझो ये मूंगफली के दाने हैं, अभी मूंगफली के दानों को स्क्रू प्रेस एक्सपर्ट प्रेस में लेकर के जाना है, तो पहले क्या कर दो, इनको रोलर प्रेस से निकाल दो। समझो कि 2 बड़े बड़े रोलर रखे हुए हैं, उनके बीच से मूंगफली निकलेगी तो चपटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो गोल थी वो क्या हो गई, चपटी हो गई, टूट गई, क्या हो गई, वो टूट गई, टूट के चपटी हो गई, ठीक है। तो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद किस में डाल दो उसको, उसमें स्क्रू एक्सपेलर प्रेस में डाल दो, ताकि क्या निकल आए उसका, मूंगफली का, ठीक है, तेल निकल आए। ऐसे ही टैंक प्रेस का यूज किया जाता है, जो कि ओल्डर वर्जन है, अब लगभग यूज नहीं होता। और बेल्ट प्रेस भी एक इसी में जूस एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। काय के लिए बेल्ट प्रेस काय के लिए यूज करते हैं, जूस एक्सट्रैक्शन के लिए, एप्पल्स का, ग्रेप्स का, या फिर वेस्ट वाटर डी वाटरिंग के लिए क्या है, यूज किया जाता है, ठीक है। अगला, 79th, spoilage seen in a canned foods in which the contents smell sour or cheesy, and the can swells or burst due to CO2 and hydrogen formed each, है ना। कि कैन वाले खाद्य पदार्थों में खराबी, जिसमें खाद्य सामग्री से खट्टी या पनीर जैसी गंध आती है, और CO2 हाइड्रोजन से बनने वाले कैन फूल जाते हैं, फट जाते हैं, क्या कहते हैं। देखो, यदि तुम इसमें से क्या कर दो, सोर या चीजी टेस्ट हटा दो,
तो बाकी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, एक कौन सा, हाइड्रोजन फ्यूल, और दूसरा कौन सा, टी स्पॉयलेज। लेकिन जब तुम सौर और चीजी टेस्ट की भी बात करोगे तो सिर्फ क्या सही होगा, टी स्पॉयलेज। क्या सही होगा, टी स्पॉयलेज सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम दिख भी रहे हैं कि टी स्पॉयलेज और हाइड्रोजन सेल दोनों सही दिख रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि सौर और चीजी ऑर्डर कौन देगा, टी स्पॉयलेज देगा, विदाउट ऑर्डर कौन रहेगा, हाइड्रोजन सेल रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज का आखिरी क्वेश्चन, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड और inedible material and improvement in appearance of a fruit and vegetables by feeding them onto carborundum rollers or a carborundum lined rotating ball is, है ना। कार्बोरंडम रोलर से कार्बोरंडम लाइन किए हुए घूमते बर्तन पर फल सब्जियों को डाल करके अवांछित या अखाद्य भाग को हटाने और स्वरूप सुधार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अब्रेजन पीलिंग। क्या कहा जाता है इसको, अब्रेजन पीलिंग के नाम से जानते हैं, ताकि उसमें फूड के जो हमारा फ्रूट रहता है उसके आकार में और एक वो आ जाए, आकर्षण आ जाए, और उसमें जो अनवांटेड मटेरियल था वो भी क्या हो जाए, हट जाए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अब्रेजन पीलिंग कहते हैं। आप क्या कुछ नहीं करते हैं, उसको एक मैकेनिकल रबिंग देते हैं, रगड़ाहट लगाते हैं, क्या करते हैं, रगड़ देते हैं किसी चीज़ में आप उससे उसको, है ना। ये पोटैटो, कैरेट, बीट, है ना, इन सब में क्या है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कॉस्टिक पीलिंग होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं और उसके माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं। नाइफ पीलिंग में आप चाकू लेकर के, सब्जी वाला बैठा रहता है, ठीक करते, गाजर का ऊपर नीचे काट रहा है, मूली का ऊपर नीचे काट रहा है, बराबर ठीक कर रहा है, उसको नाइफ पीलिंग बोलते हैं। ठीक है, और फ्लेम पीलिंग, तुम आग लगा दिए उसके माध्यम से कर रहे हो, है ना, तो ये भी मेथड उपयोग किया जाता है। तो ये आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा करी 20 क्वेश्चन की। कल क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 100 तक की हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहाँ वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।